लास्ट हमने कंप्लीट की थी बाइंडिंग एनर्जी। उसमें हम पहले फाइंड करते थे डेल्टा एम। कैसे फाइंड किया था याद है? डेल्टा एम फॉर्मूला याद है किसी को? Z into mass of proton plus N into mass of Plus N neutron into mass of neutron minus total minus N. mass. अच्छा, उसके बाद डेल्टा ई कैसे फाइंड करते थे? डेल्टा एम इंटू मल्टीप्लाई में क्या आता था? 931.5 5 MeV। और लास्ट में EBN कैसे फाइंड करते थे? याद है सब? delta E by A. क्लियर याद है सबको? किसी को डाउट इसमें? हमने EBN बहुत सारे एटम्स की फाइंड की थी। जैसे कि मैं बात करूं कि पहला फाइंड किया था हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की EBN आई थी शायद 7.4 के आसपास MeV पर न्यूक्लियन। उसके बाद दूसरा एटम हमने लिया था Fe यानी आयरन। आयरन की EBN क्या आई थी? 8.79। उसके बाद हमने लिया था बिस्मथ। उसकी EBN कितने आई थी? इट्स ऑलमोस्ट 7.7 थी। देखो तो एक बार। This is 7.8487. 8.4 थी, ये बिस्मथ था। मतलब सबकी अलग अलग ये 7-8 के आसपास ही आ रही है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है EBN, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और वो कौन से फैक्ट्स हैं वो हम अभी देख लेंगे। पूरा ध्यान। अब पूरा ध्यान। डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये डायग्राम है EBN का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसमें दो एक्सिस है, Y एक्सिस और X एक्सिस। X एक्सिस पे एटॉमिक मास नंबर है, दिख रहा है A, और Y एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम 10 तक है, और मास नंबर जो है वो बहुत आगे तक जा सकता है। इसमें बहुत से एटम्स दिए हैं। ग्राफ को ध्यान से नोटिस करो तो किस टाइप के हैं कि इनिशियली जैसे H12 है, इसमें लो लेवल है, बहुत लो लेवल। H13 में थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, हीलियम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसे फिर थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इंक्रीज होते होते आयरन पे देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है जो भी होगी, जो हमने डिफाइन की थी ना आयरन पे 8.79। उसके बाद स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। मॉल्बेडियम आ गया, आई आ गया, WAN यूरेनियम। तो ग्राफ कैसा है? इनिशियली स्ट्रॉन्ग, बड़ा, फिर स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इस पोर्शन में चेंजेस ज्यादा नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि आयरन में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मॉल्बेडियम में भी उतनी ही एनर्जी चाहिए,
आई वाले में भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, सल्फर में भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम 8 पॉइंट के आसपास। और आगे जो है वहां रैपिडली इंक्रीज है, पीछे स्लोली 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 डाउन है। तो इस ग्राफ की कुछ मीनिंग है, कौन से मीनिंग है ध्यान देना। पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, पूरा ध्यान, 100% कॉन्सेंट्रेट। The binding energy per nucleon EBN is a practically constant. That is practically independent of the atomic number for nuclei of middle mass number 30 to 170. मैं 30 से लेके 170 तक नॉर्मली इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। The curve has a maximum of about 8.75 MeV for A is equal to 56. आयरन की बात चल रही है, मैक्सिमम वैल्यू है। And as a value 7.6 MeV for A is equal to 238. जो 238 है ना, मतलब कि यूरेनियम, इसकी वैल्यू कितनी है? 7.6 है, मतलब 8 से थोड़ी कम है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, EBN is lower for both light nuclei A less than 30 and heavy nuclei A greater than 170. मतलब 30 से नीचे के लिए वैल्यू लोअर है और 170 से ज्यादा के लिए भी लोअर है। जो मैक्सिमम है वो 30 से 170 के बीच में है। यहां तक समझ में आई बेटा बात? यहां तक Yes, किसी को sir. डाउट? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है, अलग अलग न्यूक्लियस में ऐसी चीज क्या है जो इस टाइप का बिहेवियर है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, ये एनर्जी किसमें है? MEV में है। पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ MEV? क्या मतलब होता है MEV का? Mega electron volt. 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी है, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी याद है इलेक्ट्रॉन में? क्या था आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, तुम्हें याद है किसी को? आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर्मूला थी -13.6 EV फॉर हाइड्रोजन, मतलब कि वो प्लस में वैल्यू आएगी। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी कितनी चाहिए? 13.6 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां क्या है? 10⁶ EV। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो EV, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना है तो MEV। ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो किस फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होता है? Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इक्वल टू K Q × R²। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगता, वहां लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? बड़ी होती है। इसीलिए न्यूक्लियस में एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो पहले पॉइंट पे नीचे ध्यान दो, कॉन्संट्रेट। फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। एक तो क्या है? अट्रैक्टिव है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू MeV पर न्यूक्लियन। में जो अंदर फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी वजह से इतनी सारी एनर्जी मिलती है। यहां तक समझ में आई बेटा बात? पहली पॉइंट। Yes, sir.
भाई इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है? क्योंकि जो फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चलो ये तो हो गया क्लियर। अब ध्यान से एक मीनिंग समझो थोड़ी। हम हीलियम की बात करते हैं, ठीक है? ये है हीलियम। तुम्हें पता है हीलियम के अंदर, इस हीलियम को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है? हीलियम के अंदर होता है 2 4। क्या मतलब होता है 2 4 का? कितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर? 2 और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 2 2। तो चारों के बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सिंपल बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगे चारों के बीच में, तो इसके लिए ताकत बहुत चाहिए हमको, इसलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, समथिंग 7 के अराउंड है। अब हीलियम से समझो हम पहुंच जाते हैं सल्फर पे। सिंपल बात है, सल्फर तो बड़ा होगा। अब समझो कि सल्फर है 1632। सल्फर का नंबर 16 होता है ना अप्रोक्सीमेटली, कि ज्यादा होता है? 16 मान हाँ सर। 16 होता है ना। तो मुझे पता है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 16। ये 16 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। 3। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, ठीक है? ये समझो हो गया। अब अगर मैं चले जाऊं एमओ पे, मॉल्बेडिनियम। किसी को पता है मॉल्बेडिनियम का नंबर क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? उसका होना चाहिए मेरे ख्याल से 40 के आसपास। 40 या 42 के अराउंड। चलो 42, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 42 मान लेते हैं। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 42। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने होंगे? समथिंग 60, 58 58। ठीक है, ये हो गया। अब अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसके लिए जो हीलियम था उसकी एनर्जी चाहिए 7, अप्रोक्सीमेटली 7। और सल्फर के लिए चाहिए समथिंग 8.4 ले लेते हैं। और मॉल्बेडियम के लिए भी शायद सेम 8.4। अब देखने वाली बात है कि हम ऐसा पहले पॉइंट में ऐसा बोला है कि ज्यादा एनर्जी इसीलिए है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ये जो 4 चीजें हैं इसके लिए एनर्जी चाहिए 7। ये हो गई 32 चीजें। एनर्जी सिर्फ कितनी बड़ी? 8.4। चलो ये तो 32 है, यहाँ पे हो गए 100, फिर भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। क्या रीजन हो सकता है इसका? भाई नॉर्मली अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो इन चारों में जो फोर्स लगेगा तो 32 में भी लगेगा। अगर 32 में लगेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। चलो भी थोड़ी बढ़ गई मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 हो गए फिर भी एनर्जी बढ़ी नहीं। क्या हुआ होगा ऐसा? क्या रीजन होगा? सर रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन तो यहाँ भी होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में यहाँ भी तो 2 प्रोटॉन थे, रिपल्शन तो यहाँ भी होगा। मतलब बढ़ जाएगा शायद। और न्यूट्रॉन्स बड़े हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा रीजन निकलता है कि जब न्यूक्लियस बढ़ता है ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे लगता है। यानी कि कहाँ लगता है? नेबर्स पे। भाई जैसे ये 4 है तो चारों एक दूसरे के नेबर्स होंगे। लेकिन जब 32 है ना तो 32 एक दूसरे के नेबर्स नहीं होंगे। क्या होगा?
ये समझो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है तो उसके आसपास के 4 या 5 इसको अट्रैक्ट करेंगे, दूर वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सिर्फ नेबर्स तक ही सीमित रह जाएगी। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता तो न्यूक्लियस बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब कि ज्यादा न्यूक्लियस पुराने वाले न्यूक्लियस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब यहाँ पे भले 100 हैं लेकिन किसी भी एक को देखेंगे ना उस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, आसपास के सिर्फ 4-5, दूर वाले इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, जिसकी वजह से यहां एनर्जी में कंसिस्टेंसी है। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब इस पॉइंट का एक यहाँ पे मैं पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट की बात करता हूँ, पूरा ध्यान। अब सेकंड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो पूरा। The constancy of the binding energy in the range 30 to 170 is a consequence of the fact that the nuclear force is a short-ranged. Consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. It will be under the influence of only some of its neighbors, which come within the range of the nuclear force. If any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force from the particular nucleon, it will have no influence on the binding energy of nucleon under consideration. मतलब किसी भी एक न्यूक्लियन को अगर तुम कंसिडर करो, भी समझो यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो इसके ऊपर सिर्फ इसके आसपास के कुछ न्यूक्लियंस का ही इफेक्ट होगा, जो दूर वाले न्यूक्लियंस है उनका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एज्यूम करते हैं इफ अ न्यूक्लियन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ p नेबर्स, कितने नेबर्स है p विद इन द रेंज, यहाँ पे टोटल 32 हैं लेकिन आसपास नेबर समझो कितने हैं, समझो 5 हैं, p मतलब नंबर ले लेते 5। within the range of nuclear force its binding energy would be proportional to p, मतलब बाइंडिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, जो नेबर्स है उसी पे, दूर वाले पे नहीं। Let the binding energy of the nucleus is p into k, where k is a constant having the dimension of energy. If we increase by adding nucleons, पे समझो ज्यादा न्यूक्लियंस बढ़ाते हैं, they will not change the binding energy of nucleon inside, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियंस बढ़ाएंगे तो जगह बढ़ेगी, लेकिन जगह बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगा और ज्यादा डिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जब 32 थे तो एक न्यूक्लियस के आसपास समझो 6 न्यूक्लियन नेबर हैं, तो जब 100 हो जाएंगे तो भी एक के आसपास नेबर तो 6 ही रहेंगे, बाकी सब लॉन्ग डिस्टेंस वाले होंगे और लॉन्ग डिस्टेंस वाले फोर्स एप्लीकेबल नहीं करते। इसलिए पहले भी 6 लोग ही फोर्स लगाते थे, 100 होने के बाद भी फोर्स तो 6 लोग ही लगाएंगे, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में बेटा सबको? Since most of the nucleons in a large nucleus inside it and not on the surface, the change in binding energy per nucleon would be small. The binding energy per nucleon is a constant and is approximately equal to p times of k. The property that given a nucleon influence only nucleus close to its also referred to as saturation property, और जो ये सिर्फ आसपास वाले 6 या 7 नेबर्स जो इफेक्ट करते हैं ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन का मतलब है कि इससे ज्यादा एक न्यूक्लियस पे फोर्स नहीं लगेगा। सबको समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. तो याद रखना कितने लोग आसपास के फोर्स लगा सकते हैं, कितने न्यूक्लियंस, आसपास के 6 या 7। जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते जाएंगे उनका किसी भी एक न्यूक्लियस पे इफेक्ट नहीं होगा।
गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3rd पॉइंट पे। फिर फर्स्ट और सेकंड सबको समझ में आ गई? एक बार काम करो, पहले फर्स्ट और सेकंड अच्छे से पढ़ लो, पूरा पढ़ लो फिर से फर्स्ट और सेकंड। पढ़ लिया सबने बेटा? इसको मैं नीचे वाला पार्ट भी देता हूँ पढ़ने के लिए, इसका बाकी हो, ये भी पढ़ लो पूरा। यहां तक है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सबको वैसे समझ में आ गया पूरा दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. बढ़ो आगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पहले ग्राफ पे वापस आओ। अब ध्यान से देखो, ये यूरेनियम है, उसका नंबर 238। समझो यहाँ पे एक एलिमेंट है, नाम लेते हैं x, उसकी वैल्यू 240, मतलब 238 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। और यहाँ पे एक वैल्यू है, समझो y एटम है, उसकी वैल्यू है 120। ठीक है, ये 1 मतलब 127 से थोड़ा कम, 120। तो ये जो y 120 है, इसकी जो एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 8.4। और जो x है 240 वाला, उसकी एनर्जी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7.6 ले लेते हैं पर न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन की। अब मुझे बताओ, जो हमने x एलिमेंट लिया है 240, इसके पास टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे? सिंपल बात है, 240, और इसके एक न्यूक्लियन की ताकत है 7.6। 240 न्यूक्लियंस है, तो ताकत कैसे फाइंड करेंगे एनर्जी? 240 को 7.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज y कितना है? 120, और इसके एक न्यूक्लियन की एनर्जी 8.4। अब इसके टोटल न्यूक्लियन है 120, तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? 120 × 8.4। अब सपोज करो ये जो x एलिमेंट है, इस x एलिमेंट को अगर हम तोड़ के y वाले 2 बना दें तो क्या होगा? मैं समझो x 240 है, उसको तोड़ के हम y वाले 2 बना दें तो क्या होगा? तो पहले देख लेते हैं एनर्जी की बात। x 240 के पास एनर्जी थी 7.6, और उसके पास टोटल न्यूक्लियन थे 240।
तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? 1824. 7.6 इंटू 240 यानी 1824। अब हम यहां कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो y में, y की एनर्जी कितनी थी? 8.4। कितने न्यूक्लियस है? 120। ऐसे कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8.4 इंटू 120 इंटू 2 कितना होगा? 2016। तो ध्यान से देखो, जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो एनर्जी में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 192 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब अगर हम किसी बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फिशन। मतलब जब भी किसी बड़े एलिमेंट को तोड़ के 2 छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जो एनर्जी जनरेट होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फिशन। एक बार ये नीचे एक स्टेप पढ़ लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये 3rd नंबर पॉइंट पढ़ो, 3rd नंबर। A very heavy nucleus, say A is equal to 240, has lower binding energy per nucleon compared to that of nucleus with A is equal to 120. Thus, if a nucleus A is equal to 240 breaks into 2 A is equal to 120, nucleons get more tightly bound. This implies energy would be released in the process. It has a very important implications for energy production through fission. समझ में आई बेटा बात? कि जब भी किसी हैवी न्यूक्लियस को अगर हम तोड़ के 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियर फिशन। समझ में आई बेटा बात? और न्यूक्लियर फिशन, हमारे आसपास बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अपने इंडिया में 12 से 13 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। उन पावर प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस करते हैं कि बड़े हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? न्यूक्लियर फिशन। कोई डाउट? No, sir. अब सेम यहां पे थोड़ा ध्यान दो। लेफ्ट साइड है जो ग्राफ के लेफ्ट साइड, ग्राफ के लेफ्ट साइड देखो, यहां लिखा है H12। तो मुझे बताओ H12 की क्या एनर्जी होगी अप्रोक्सीमेटली? 0 और 2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1 ले लें, और यहां ले लो He24। दिख रहा है He24? इसकी एनर्जी कितनी होगी? 6 और 8 के बीच में हम 7 ले लें। समझ में आई यहां तक बात? ये एनर्जी पर न्यूक्लियन है और He के पास टोटल न्यूक्लियन 4 है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। H12 के पास टोटल न्यूक्लियन 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर मैं H12 प्लस H12 दोनों को जोड़ के He24 बना दूं, H12 प्लस H12 क्या बना दूं? He24। तो क्या होगा? एनर्जी देख लेते हैं पहले। H12 की एक न्यूक्लियन की एनर्जी 1 है, 2 न्यूक्लियन है तो इसकी एनर्जी होगी 2, इसकी भी होगी 2। सामने हीलियम की है 7 और 4 न्यूक्लियन है, 7 4 जा क्या होता है? 28।
तो लेफ्ट साइड है 4, बन गए 28, कितना डिफरेंस आएगा? मतलब इतनी एनर्जी फिर से रिलीज होगी। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। जब दो लाइट न्यूक्लियस को, किसको? लाइट मतलब हल्के न्यूक्लियस को अगर हम मेल्ट करके जोड़ दें और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बार ये चौथा पॉइंट पढ़ लो। दिख रहा है सबको फोर्थ पॉइंट? कंसिडर two very light nuclei A less than 10 joining to form a heavier nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. This means that the final system is more tightly bound than the initial system. Again, energy would be released in such a process of fusion. मतलब जब दो लाइट न्यूक्लियस को जोड़ के हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी, उसको फ्यूजन बोलेंगे। और थर्ड वाले पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा? एक बड़े हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर दो छोटे न्यूक्लियस बनाएंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। समझ में आई बेटा सबको बात? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ में मैक्सिमम आयरन है। अगर तुम राइट साइड से आयरन की तरफ जाओ तो भी एनर्जी मिलेगी फिशन के लिए, और लेफ्ट साइड से आयरन की तरफ जाओ तो भी एनर्जी मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूजन। समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट इसमें? अभी ये लिंक बंद हो रहा है, मैं तुम्हें फिर से तुम क्लिक करके वापस आ जाओ, तो थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते हैं।